बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 23 दिसंबर 2025 को फिर चर्चा में आया ये नाम। उस दिन सेंगर को उन्नाव बलात्कार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी और उम्र कैद की सजा हो गई थी सस्पेंड। लेकिन अब सजा को सस्पेंड करने वाला फैसला ही सस्पेंड हो गया है सीधे सुप्रीम कोर्ट से, इस टिप्पणी के साथ कि जजों से भी गलतियां हो जाती हैं। तो आज के शो में इसी पर विस्तार से करेंगे बात। हफ्ते भर के भीतर ही ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में कैसे पहुंचा, दोनों पक्षों ने क्या क्या दलीलें रखी, पुलिस कांस्टेबल और विधायक की तुलना की नौबत क्यों आई और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि अहम सवालों पर विस्तार से चर्चा जरूरी है। सारे ब्यौरे देंगे। ये भी बताएंगे कि फैसले के बाद पीड़िता के वकील ने इसे जीत मानने से इनकार क्यों कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से ही आई एक और खबर, अरावली पर कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्टे लगा दिया है। निष्पक्ष और ठोस रिपोर्ट की जरूरत बताई है। इसका असर क्या होगा, क्या प्रतिक्रियाएं हैं और पीएमओ का कौन सा इतिहास याद दिलाया जा रहा है। करेंगे बात देहरादून में एंजल चकमा की भीड़ के हाथों हुई हत्या की और बंगाल एसआईआर पर उठे नए विवादों की। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। आपकी स्क्रीन पर कुछ विजुअल्स अभी चल रहे हैं। दिल्ली के धरना स्थल जंतर मंतर पर 28 दिसंबर को दो समूह आमने सामने आ गए। एक समूह पहले से वहां मौजूद था और दूसरा दोपहर में पहुंचा। पहले से मौजूद समूह उन्नाव रेप पीड़िता के लिए न्याय के इंसाफ की मांग कर रहा था और दूसरा दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में पहुंचा था। ये सब तब हो रहा था जब आज यानी 29 दिसंबर को इस मामले में एक बड़ा फैसला आने वाला था और वो आया भी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा नहीं किया जा सकता। इतना कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सेंगर की ताउम्र कैद की सजा को सस्पेंड करते हुए जमानत दे दी गई थी। इसी फैसले के बाद से पीड़िता अपनी मां और बाकी एक्टिविस्ट के साथ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी। विपक्ष ने भी फैसले को पलटने की मांग की थी। इस दबाव के बीच सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीही की वेकेशन बेंच ने फैसला सुनाया और कुछ जरूरी बातें कहीं। मसलन कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार करना जरूरी है। आमतौर पर एक सिद्धांत है, अगर किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो उसको बिना सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन ये मामला अलग है क्योंकि दोषी पहले से ही एक दूसरे मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। सीजेआई ने एक ज़रूरी टिप्पणी और की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जिन जजों ने सज़ा सस्पेंड की वो बेहतरीन जजेस में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा, पीड़िता को लीगल एड उपलब्ध कराने का आदेश दिया और अगली सुनवाई 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष तक पहुंचा कैसे? सुनवाई में दोनों पक्षों ने दलीलें क्या दी और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में क्या खामियां, क्या कमियां पाई गई, सब पर आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले नजर फैसले के बाद आए प्रतिक्रियाओं पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनते ही पीड़िता फूट फूट कर रोने लगी, फिर खुशी जताई, लड़ाई जारी रखने और कुलदीप सेंगर को मौत की सजा दिलाने की बात कही। इधर पीड़िता की मां ने कहा कि हाई कोर्ट के जजों ने उनके साथ अन्याय किया था, अब उन्हें थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको भरोसा है। पर हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। इतनी बेंच बैठी है, पूरा इतना हाई कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। पर वो दो जजों ने हाई कोर्ट की बदनामी कराया, हम थोड़ो बदनामी कराया। मेरे को जब न्याय नहीं मिला तब हम चिल्लाना चालू किया, नहीं हमको क्यों बेइज्जती करना, किसी की अच्छी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती। पर वो जजों ने मेरा भरोसा एकदम टूट दिया रहा। मेरे बच्चे सड़क पर आ गए थे, अब हमको जाके थोड़ी राहत मिली। यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, अमित शाह थे, हमको यही भरोसा है कि जब सिक्योरिटी मेरे बच्चों को दे देंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। मेरे बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे देवर के लड़का को सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी नो सिक्योरिटी कहते कहते इनके वकीलों ने सिक्योरिटी भी छीन लिया था। हालांकि पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि ये राहत जरूर है, लेकिन इसे जीत कहने से बचना चाहिए। उनके मुताबिक सीबीआई ने मजबूती से पीड़िता का पक्ष नहीं रखा। आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है, बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए। मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने
सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। विपक्ष के नेता इस मामले की शुरुआत से ही बीजेपी पर हमलावर हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इसी लाइन पर उनके रिएक्शंस आए। बहुत ही अजीब बात है कि लुका छिपी का खेल चल रहा है इस मामले में। मैंने शुरुआत में ही कहा कि सीबीआई ने सारे तथ्य क्यों नहीं रखे हाई कोर्ट के सामने, जब इस केस में एक मर्डर हो चुका है और पीड़िता पे हमला हो चुका है, तमाम परिस्थितियां कोर्ट की भी जानकारी में है और सब कुछ है, तो सीबीआई ने अगर हाई कोर्ट पे अच्छे ढंग से पैरवी की होती, अच्छे ढंग से इस मुकदमे को लड़ा होता, तो शायद जमानत नहीं मिल पाती। लेकिन उसमें सरकार के इशारे पे किया गया या कैसे किया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका लाभ कुलदीप सेंगर को मिला। लेकिन जो पूरे देश में इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, पीड़िता ने प्रोटेस्ट किया, उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया, उसके बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये फैसला दिया है, तो इससे न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में फिर से एक बार भरोसा जगा है। देखिए, आज आप देख सकते हैं कि पूरी सरकार जानबूझकर लचर पैरवी की, वो देख रही थी कि अगर कुलदीप सेंगर चुपचाप छूट जाएगा, कोई हल्ला नहीं होगा, कोई पूरे प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन देश में नहीं होगा, राहुल गांधी जी से वो नहीं मिलती, तो मुझे लगता है कि शायद ये और भी ये जो पूरी तरीके के साथ जो आज ये बहुत तेजी दिखाया है सीबीआई ने और सरकार ने, ये नहीं दिखाते और वो फिर लचर पैरवी से छूटकर घर आता और अत्याचार अन्याय करता। इन सब के बीच दोषी कुलदीप सेंगर के परिवार की तरफ से भी एक बयान आया। सेंगर की बेटी इशिता सेंगर ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, कहा कि मैं डरी और थकी हुई हूं और धीरे धीरे विश्वास खो रही हूं। हम तो आज अपनी बात भी नहीं रख पाए, जबकि उन्होंने यानी पीड़िता ने कई बार अपना बयान बदला है, 3 बार टाइमिंग बदली है। एम्स मेडिकल बोर्ड की जांच बताती है कि वो नाबालिग नहीं थी। सीडीआर लोकेशन बताती है कि कथित घटना के दौरान वो उस जगह पर नहीं थी। पिछले 8 साल से हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन शायद मेरा और मेरे परिवार का दुख कुछ भी मायने नहीं रखता। हमसे हमारी गरिमा और शांति छीन ली गई, लेकिन हमें अब भी न्याय की उम्मीद है। तो ये थी प्रतिक्रियाएं। अब कानूनी दलीलों की बात करते हैं। आपको मालूम ही है कि पूरा मामला जून 2017 का है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सिर्फ 66 किलोमीटर दूर हुआ ये अपराध, लेकिन सामने आने में 10 महीने इसको लग गए। एक के बाद एक रहस्यमयी घटनाएं हुई। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हुई, जिस पर गैर इरादतन हत्या के लिए कुलदीप सेंगर को 10 साल की सज़ा भी मिली। इस बीच बिना नंबर प्लेट का एक ट्रक पीड़िता की गाड़ी से टकराया। पीड़िता बुरी तरह घायल हुई, उसकी 2 मौसियों की मौत हो गई। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट में, जहां 2019 में कुलदीप सेंगर को दोषी पाया गया। आईपीसी की धारा 376(2)B और पॉक्सो की धारा 5C के तहत सजा दी गई। निचली अदालत ने माना कि कुलदीप सेंगर ने एक पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक होते हुए इस अपराध को अंजाम दिया। ऐसे में ये एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी गंभीर यौन हिंसा है, इसलिए सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल भारत के कानून के मुताबिक अगर कोई पब्लिक सर्वेंट बलात्कार का दोषी पाया जाता है तो उसे किसी आम नागरिक के मुकाबले ज़्यादा सज़ा मिलती है। बलात्कार के लिए किसी आम नागरिक को 7 साल की सज़ा निर्धारित है, जबकि पब्लिक सर्वेंट के लिए इसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। साल 2017 में जब उन्नाव बलात्कार की घटना हुई, तब आईपीसी और पॉक्सो के तहत किसी पब्लिक सर्वेंट के लिए 10 साल कैद की सज़ा निर्धारित थी। बाद में सेंगर ने इसी लोक सेवक वाले प्रावधान को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। सेंगर के वकीलों ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने इस संबंध में एक
एक बड़ी चूक कर दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही एक निर्देश का हवाला दिया, कहा कि सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा है कि किसी विधायक को आईपीसी के तहत लोक सेवक नहीं माना जा सकता। बोले कि ट्रायल कोर्ट ने सर्वोच्च अदालत के एक दूसरे फैसले को आधार बनाकर सेंगर को पब्लिक सर्वेंट माना। ये फैसला 1997 का है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किसी विधायक को लोक सेवक माना गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दलीलों से सहमति जताई, कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की परिभाषा पॉक्सो के मामले में लागू नहीं होगी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की बेंच ने आगे कहा कि पॉक्सो के तहत बलात्कार की न्यूनतम सजा 7 साल है और सेंगर 7 साल 5 महीने से जेल में है। ऐसे में जमानत मिलनी चाहिए। कट टू 29 दिसंबर 29 दिसंबर लोक सेवक के इसी पेज पर सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस हुई। सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ये एक बच्ची के बलात्कार का भयावह मामला है। आईपीसी और पॉक्सो की धाराओं में चार्जशीट दाखिल हुई थी। इन्हीं धाराओं में दोष भी सिद्ध हुआ। लोक सेवक को लेकर हाईकोर्ट की परिभाषा में दिक्कत है और इस मामले में लागू भी नहीं होती। इस पर सीजेआई ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं क्योंकि पीड़िता नाबालिग है इसलिए लोक सेवक वाला प्रावधान लागू ही नहीं होगा? सॉलिसिटर जनरल ने हाँ में जवाब दिया। फिर लोक सेवक वाली परिभाषा पर भी आए। बोले कि अगर एक पुलिस कांस्टेबल या सैनिक इस तरह के अपराध को अंजाम देता है तो कानून में उसे पब्लिक सर्वेंट माना गया है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसे लोगों का भरोसा मिला हुआ हो, जिसकी गतिविधियों से जन सामान्य पर असर पड़ता हो। इस कानून में भले ही ये परिभाषित नहीं है, लेकिन संदर्भ के मुताबिक इसकी परिभाषा तय की जानी चाहिए। इधर सेंगर के वकील हरिहरन ने कहा कि अदालत को कानून की परिभाषा पर ही ध्यान देना चाहिए। ये मामला मीडिया ट्रायल में बदलता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बीच सॉलिसिटर जनरल ने एक और दलील दी, कहा कि पॉक्सो एक्ट की धारा 42A पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें साफ लिखा है कि अगर पॉक्सो एक्ट और किसी दूसरे कानून में टकराव हो तो प्राथमिकता पॉक्सो एक्ट को देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इस पहलू पर ध्यान ही नहीं दिया। ये भी कि सेंगर को पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में वो अदालत की अंतरात्मा से अपील करते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। तब सीजेआई ने कहा कि सर्वोच्च अदालत हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के पक्ष में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पॉक्सो एक्ट में लोक सेवक की परिभाषा को लेकर के चिंतित है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए? अदालत को ये असमानता परेशान कर रही है। इस बहस की और बारीकियों को विस्तार से समझते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है 1984 का अंतुल्य जजमेंट को का हवाला देते हुए कहा कि आईपीसी के प्रावधानों में पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया है वो इंसान जो सरकार का एम्प्लॉई है या सरकार से सैलरी ले रहा है, जो कि इलेक्टेड ऑफिशियल उस दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि वो सरकार के एम्प्लॉई नहीं हैं और उनकी सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। अब ये अंतले जजमेंट का सार था। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने 3 आर्ग्यूमेंट्स रखी हैं इस पब्लिक सर्वेंट और पॉक्सो के एग्रेवेटेड असॉल्ट के मामले को लेकर। पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा को लेकर सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि देखिए, ये जो पॉक्सो एक्ट है उसमें पब्लिक सर्वेंट स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है, परिभाषित है ही नहीं पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। पॉक्सो एक्ट में ये लिखा है कि आप कॉन्टेक्स्ट यानी सिचुएशन के हिसाब से डेफिनेशन देखेंगे, वरना आईपीसी या सीआरपीसी में जो परिभाषा है वो आप लेंगे। सॉलिसिटर जनरल की आर्गुमेंट आज ये रही कि हाई कोर्ट को आईपीसी की परिभाषा के बजाय प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की परिभाषा, जो कि बड़ी परिभाषा है जिसमें इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, वो लेनी चाहिए थी। इसके अलावा जो दूसरा लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट सॉलिसिटर जनरल ने लिया वो ये था कि अगर आप कुलदीप सेंगर को पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा से बाहर भी रखें, तब भी क्योंकि ये लड़की जिस वक्त 2017 में ये कांड हुआ तब सिर्फ 15 साल 10 महीने की थी, यानी कि 16 साल से कम उम्र की थी, इसलिए भी रेप और पॉक्सो लॉज के तहत एग्रेवेटेड असॉल्ट की परिभाषा के अंतर्गत वो आएगी 376 में, यानी कि 376 आईपीसी, क्योंकि उसमें ये परिभाषा है कि अगर 16 साल से कम की लड़की के साथ रेप हुआ तो वो भी एग्रेवेटेड असॉल्ट के अंतर्गत आएगा, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट पॉसिबल है। तीसरी आर्ग्यूमेंट सॉलिसिटर जनरल की ये भी थी कि देखिए, अमेंडमेंट 2019 में हुई होगी जिसमें मिनिमम सेंटेंस को बढ़ाया गया, लेकिन इंसिडेंट को देखते हुए ये आर्ग्यूमेंट सीबीआई ने की है कि जिस वक्त इंसिडेंट हुआ उस वक्त चाहे मिनिमम सजा
कम थी और मैक्सिमम सजा अलग थी, लेकिन सजा तो थी, ऑफेंस तो माना जा रहा था। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मिनिमम सजा की बजाय ज्यादा सजा दे भी रहे हैं तो वो लीगली गलत नहीं है। अब 4 हफ्ते के बाद विस्तार से सुनवाई होगी। अपडेट्स जो भी होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। तमाम बहसों और विरोध प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर दिए अपने ही पिछले फैसले पर स्टे लगा दिया है। ऐसा क्यों? आज यानी 29 दिसंबर को क्या हुआ? केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, मामले में अदालत के आदेशों, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, जिस पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने अपनी मंशा साफ की। सीजेआई बोले कि कोर्ट की कुछ टिप्पणियों को लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं, इसलिए स्पष्टीकरण जरूरी है एक निष्पक्ष और ठोस रिपोर्ट की, जिससे कोर्ट की नीयत और रिजल्ट को लेकर के कोई भ्रम ना रहे। लिहाजा कोर्ट ने एक नई कमेटी बनाने तक पुराने फैसले पर रोक लगा दी। नई कमेटी में विषय के एक्सपर्ट्स जैसे पर्यावरणविद, भूवैज्ञानिक, इकोलॉजी विशेषज्ञ को शामिल करने को कहा है कोर्ट ने, जो मौजूदा कमेटी की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी और कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट जिन सवालों पर स्पष्ट जवाब चाहता है वो कौन से सवाल हैं, उन्हें समझ लेते हैं। 1. 100 मीटर नियम से कितनी छोटी पहाड़ियां बाहर होंगी? क्योंकि एफएसआई के डेटा के मुताबिक 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ 1,048 ही 100 मीटर से ऊंची हैं। क्या 500 मीटर की दूरी वाली परिभाषा से संरक्षण क्षेत्र कम हो जाएगा? क्या इससे गैर अरावली क्षेत्र बढ़ जाएगा जहां नियंत्रित खनन हो सकता है? अगर 200 मीटर वाली ऊंची हिल्स के बीच 700 मीटर से ज़्यादा गैप हो, मान लीजिए 2 हिल्स हैं और उनके बीच 700 मीटर से ज़्यादा गैप हो, तो बीच की ज़मीन में क्या खनन की अनुमति दी जाएगी? अगर नियमों में कोई बड़ी कमी पाई जाती है तो क्या अरावली रेंज के स्ट्रक्चर को बचाने के लिए एक बड़े इवैल्यूएशन की ज़रूरत होगी? क्या मीडिया में फैली आलोचना सही है कि 11,000 से ज़्यादा पहाड़ियां खनन के लिए खुल जाएंगी? क्या पूरी वैज्ञानिक मैपिंग होनी इसकी ज़रूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा उन 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान को भी नोटिस भेजा है जहां से अरावली की पहाड़ियां गुजरती हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। पक्ष विपक्ष सबने इसका स्वागत किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मुद्दों की स्टडी करने के लिए एक नई कमेटी बनाने के निर्देशों का स्वागत है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कोर्ट की इस नई समिति को हर जरूरी सहयोग देगा। अब भी अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज देने या पुरानी लीज को नवीनीकरण करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने फैसले को उम्मीद की नई किरण बताया। विपक्ष के अन्य नेताओं ने क्या कहा, सुनिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज अरावली पर्वतमाला को लेकर के एक अच्छा फैसला दिया है। हमें सबको प्रसन्नता है कि न्याय की जीत हुई है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जन भावनाओं का सम्मान किया है और केंद्र सरकार के गलत मंसूबे जिससे खनन माफियाओं को अरावली पर्वतमाला को सौंप रहे थे, उसके भी मंसूबे जो है वो ध्वस्त हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये न्याय हमें जनवरी में आने वाले अंतिम फैसले में भी मिलेगा। हर प्रदेश में जनता की आवाज थी, लोगों की आवाज थी। अभी हरियाणा विधानसभा का जो सेशन था उसमें हमने इसको शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए नोटिस दिया था, लेकिन उस मंजूर नहीं किया सरकार ने। लेकिन खड़ा होकर हमने एक ही बात कही थी उस टाइम, भाई हरियाणा सरकार अपना स्पष्ट स्टैंड करे। सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड लिया था, क्योंकि हरियाणा ये अरावली जो है हरियाणा के एक किस्म से लंग हैं, फेफड़े हैं और इसके खराब होने से बहुत नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल सो मट लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक समिति बनाने की कहा है विशेषज्ञों की, ये जरूरी था और मैं आभारी हूँ सुप्रीम कोर्ट का। तो ये रहा कोर्ट का फैसला और उस पर आई प्रतिक्रियाएं। अरावली की पहाड़ियों का महत्व, इतिहास और कोर्ट में कब क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आप 22 दिसंबर का ललन टॉप शो देख सकते हैं। उसमें विस्तार से हमने चर्चा की थी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अरावली का मामला पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाने का है। दिल्ली को रेगिस्तान बनने से बचाने वाली अरावली पहाड़ियों की अहमियत उनकी ऊंचाई में नहीं बल्कि उनके काम में है। अरावली के पहाड़ पानी के भंडार की तरह काम करते हैं। इनकी पथरीली बनावट बारिश के पानी को धीरे धीरे ज़मीन में सोखती है। यही पानी राजस्थान के कई शहरों, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों की ज़रूरतें पूरी करता है। और अरावली को बनाए बचाए रखने के लिए पर्यावरणविदों की मुहिम के अलावा सुप्रीम कोर्ट और सरकारों की भी भूमिका रही है इतिहास में। इसको भी याद कर लेना चाहिए। इसकी तस्दीक मिलती है टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट से। रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में
कोर्ट ने दिल्ली बॉर्डर से 5 किलोमीटर के दायरे में माइनिंग और ग्राउंड वाटर पंपिंग पर बैन लगाया था, जिसके बाद हरियाणा और राजस्थान में अवैध माइनिंग पर रोक लगी। 2 बार दखल सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से भी हुआ, पहला अप्रैल 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के समय और दूसरा पिछले साल नरेंद्र मोदी सरकार के समय। दरअसल दिल्ली एनसीआर में नेचुरल कंजर्वेशन जोन यानी एनसीजेड है, जिसमें अरावली पहाड़ियां और वाटर बॉडीज ज़्यादा हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन और नॉन फॉरेस्ट कामों पर सिर्फ 0.5% की सख्त सीमा है ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। समय समय पर हरियाणा और दूसरे राज्यों ने कोशिश की थी कि एनसीजेड में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिल सके, लेकिन पीएमओ के दखल के बाद इसे रोका गया। तो इस तरह अरावली के संरक्षण में अतीत में अदालतों की भी और प्रधानमंत्री कार्यालयों की भी, दोनों ही सरकार की भूमिका रही है। दूसरी बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियां। हम चाइनीज़ नहीं हैं, हम भारतीय हैं और ये साबित करने के लिए हमें कौन सा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 24 साल के एंजल चकमा के आखिरी शब्द थे। त्रिपुरा के रहने वाले एंजल देहरादून की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में MBA की पढ़ाई कर रहे थे। 9 दिसंबर को वो अपने भाई माइकल के साथ बाजार में निकले थे। आरोप है कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नस्लीय टिप्पणी की, उनको चाइनीज़ जैसे शब्द बोले गए। दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया, बात बढ़ गई। युवकों ने एंजल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। एंजल को गंभीर चोट आई, वो बेहोश हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 16 दिनों के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6वां आरोपी नेपाल का रहने वाला है, उसकी तलाश जारी है। उसके ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया है। एंजल के पिता तरुण प्रसाद चकमा BSF के जवान हैं, मणिपुर में पोस्टेड हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे बात की, घटना पर दुख जताया और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। किले में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है। जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फोन आया था और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात की है मुझे। मामले पर प्रतिक्रिया विपक्ष की ओर से भी आई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि ये एक डरावना हेट क्राइम है जो कि अचानक नहीं हुआ है। दिन रात फैलाई जा रही नफरत ने ऐसा माहौल खड़ा किया है। भारत प्यार, सम्मान और विविधता का देश है, डर और गाली गलौज का नहीं। घटना से पूर्वोत्तर के छात्रों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव से जुड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। चिंता देहरादून और उत्तराखंड के लिए भी जताई जा रही है। मांग हो रही है कि स्पीडी ट्रायल और केस को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। रायपुर की एक अदालत ने बजरंग दल के उन 7 कार्यकर्ताओं को जमानत देने से मना कर दिया है जिन पर मैग्नेटो मॉल की क्रिसमस डेकोरेशन तहस नहस करने के आरोप है। 24 दिसंबर को हुई इस तोड़फोड़ की तस्वीरें आपने देखी होंगी, आपने क्या पूरी दुनिया ने देखी, और हर जगह इसकी आलोचना हुई तो FIR दर्ज हुई तेली बांधा पुलिस स्टेशन में। वहाँ करीब 30 से 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बजरंग दल के लोगों ने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया तेली बांधा पुलिस स्टेशन के बाद वो लोग बैठ गए और आज अदालत ने इन्हीं 7 आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया है। पूरे मामले को विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारा 25 दिसंबर का शो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैक टू स्टूडियो। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।